नमस्कार मित्रों, आज मैं चर्चा करूंगा एनसीपी पार्टी के लिए, क्योंकि एनसीपी पार्टी में जिस तरह की बगावतों के जो सुर हैं या उसमें कुछ परिवर्तन की जो परिस्थिति बन रही है, इस परिस्थिति में एनसीपी पार्टी का क्या होगा। क्योंकि अब जो स्थिति बन रही है एनसीपी पार्टी की, यह वही स्थिति बनने वाली है जो अन्य पार्टियों की आज तक होती आई है, और ये पूरा इतिहास महाभारत कालीन है जो आज तक ऐसा ही चला आ रहा है। महाभारत में भी ये था, युधिष्ठिर दुर्योधन दोनों चचेरे भाइयों का विवाद वहाँ से शुरू हुआ। पिता धृतराष्ट्र अंधे बनकर बैठे रहे और अल्टीमेट ये रहा कि पूरा कौरव वंश का नाश हुआ। इतना पीछे की उदाहरण नहीं देते हुए स्वतंत्र भारत पे ही आते हैं। जब राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे तब छोटा भतीजा वरुण, जिसकी उनने कोई वैल्यू नहीं की और उसको जीरो कर दिया, और अल्टीमेट वहाँ के बाद फिर इनके यहाँ भी जो विघटन आने शुरू हुए तो आज तक ये रसातल में ही है। यदि हम महाराष्ट्र की पार्टी की बात करें तो शिवसेना में ही भतीजे दोनों थे। बाला साहब ठाकरे थे, अपने पुत्र मोह में भतीजे को छोड़ा और अपने बच्चे को बढ़ाया, तो अल्टीमेट ये हुआ कि आज बाला साहब की पार्टी भी बड़ी बुरे दिन को अभी देख रही है। आगे क्या होगा ये एक भगवान जाने, या जिस पर हम एक फिर वापस चर्चा करेंगे। मुलायम सिंह यादव को भी देखें तो उनकी भी समाजवादी पार्टी थी। अपने पुत्र मोह में समाजवादी में भाई का विरोध और जिस तरह से हालत ख़राब हुई, तो अल्टीमेट समाजवादी का भी वही हश्र हुआ जो होता आया है। तो वैसे ही इस पार्टी की भी यही स्थिति है, क्योंकि जो एक पहले राजनेता हुआ करते थे तो एक अपने कद्दावर होते थे और अपनी दम पर उन्होंने सारी तैयारी की। आज शरद पवार कांग्रेस पार्टी से छोड़कर अपनी एक पार्टी तैयार की और उस पार्टी को बहुत अच्छे से उन्होंने चलाया, और पार्टी का एक नाम भी रहा। महाराष्ट्र में एनसीपी का एक नाम है, और उन्होंने जिन वर्ग के लिए काम किया वाकई तारीफ़ काबिल है कि शरद पवार जी ने एक अपनी छवि बनाई, एक वर्ग के लिए काम किया, और उनका एक सोच अलग तरीके का था। लेकिन आज की जो स्थिति है वो बिल्कुल विपरीत चली जा रही है। राजनीति की हम बात करें तो जो कद्दावर व्यक्ति होता है वो अपनी दम पर सारी चीज़ ले आता है। मुलायम सिंह यादव अपनी दम पर समाजवादी पार्टी को ले आए, लेकिन जैसे ही पुत्रमोह में फंसे वो पार्टी डूबती चली गई और उनका कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा। उद्धव ठाकरे भी उस स्थिति में नहीं आ पाए कि जिस तरह से शिवसेना की जो जिस बात को लेकर उत्पत्ति हुई थी उस पर ही वर्डिक नहीं रह पाए, तो अल्टीमेट उन्हें भी जाना पड़ा। तो वही स्थिति एनसीपी की बनती है। तो एनसीपी की जो हॉरोस्कोप है ये अब आपके सामने है। सिंह लग्न है, मंगल तीसरे स्थान पर है, केतु छठे स्थान पर है, चंद्र शनि और गुरु भाग्य स्थान पर हैं, सूर्य दशम भाव में है, बुध एकादश स्थान पर है, शुक्र और राहु ये हैं द्वादश स्थान पर। और अभी एनसीपी को शुक्र की महादशा चल रही है अक्टूबर 2023 तक। तो इसका जो भी भविष्य है अक्टूबर 2023 तक तो शुक्र की महादशा इनकी ठीक है, क्योंकि 10वें से शुक्र बनते हैं, पराक्रमेश बनते हैं। तो 2003 से 2023 तक तो ये सर्वाइव करते रहे। लेकिन 23 के बाद अब जैसे ही शुक्र की महादशा समाप्त होकर सूर्य की महादशा शुरू होगी, और दशम भाव में बैठा हुआ सूर्य वैसे भी व्यापार व्यवसाय नौकरी में नुकसान अधिक पहुंचाता है। तो ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। और लग्नेश होकर केंद्र में भी बैठा हुआ है, तो ये भी बहुत अच्छी स्थिति नहीं बनती है। तो आने वाले समय में एनसीपी का टूटना तय है, और जिस तरह से ग्रहयोग चल रहे हैं उस ग्रहयोग में जो इनके झगड़े चल रहे हैं उसमें शरद पवार जी पुत्र मोह में, पुत्री के मोह में फंस सकते हैं और उनको सत्ता दे सकते हैं। तो फिर वही हाल इसमें होने वाला है जो इन्हीं के सहयोगी पार्टी शिवसेना का हुआ है, वह स्थिति इसमें स्पष्ट दिखाई देती है। अब दूसरी एक कुंडली है, वह है शरद पवार जी की स्वयं की कुंडली, जिसका विवरण यह है। वृश्चिक लग्न है, सूर्य बुध लग्न स्थान पर हैं, केतु पंचम भाव में है, चंद्र शनि और गुरु ये छठे स्थान पर है, राहु भाव में, शुक्र और मंगल ये द्वादश भाव में है। 2018 से अभी इनको बुध की महादशा चल रही है। यह महादशा 2035 तक चलेगी, और अभी जो समय है जनवरी 2022 से नवंबर 2024 तक का, यह समय बहुत अच्छा नहीं है, क्योंकि ये वही समय है जबकि इनकी पार्टी में बगावत हुई, अजीत जी मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ग्रहण करने पहुंच गए, सारे काम हुए, और इस समय की जो स्थिति 2021 से रही वो नेगेटिव होते होते ये नवंबर 2024 का समय है कि इन्हें अपनों के द्वारा ही अपमानित होना पड़ रहा है। शुक्र काणाग्रह है, शुक्र की स्थिति द्वादश भाव में है। ऐसे व्यक्ति के साथ भीतरी घात होता है
और व्यक्ति को मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। और अल्टीमेट जो कद्दावर होता है वो एक स्थिति तक तो युद्ध लड़ता है, और लेकिन जब बाद में स्थिति नियंत्रित नहीं होती तो व्यक्ति संन्यास ले लेता है। तो अभी की जो इनकी स्थिति 2023 में निर्मित हुई अप्रैल में, वो स्थिति लगातार मानसिक रूप से इनकी ऐसी रही कि हम जाएं और ना जाएं। तो आज उन्होंने कल इस्तीफे की पेशकश भी कर डाली, और ये इस तरीके की समस्याएं 1 तारीख से लगातार चल रही हैं। और इसका पटाक्षेप यदि शरद पवार जी वापस लोकसभा चुनाव तक बने रहते हैं अध्यक्ष, तब तो लोकसभा में कुछ इनकी सीटें आएंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि लोकसभा चुनाव से पहले शरद पवार जी अपनी पार्टी को छोड़ते हैं तो ये बहुत कुछ इनकी पार्टी कर पाएगी, जो इसमें ग्रह योग इनके दर्शाते हैं। लेकिन व्यक्तिगत शरद पवार जी की जो कुंडली है वो बहुत पावरफुल कुंडली है, उसमें योग भी ठीक है। लेकिन 2024 के बाद स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी अब इनको आएंगी, जो आगे ठीक नहीं रहेंगी। अगली हम कुंडली की बात करते हैं जो इनके प्रतिद्वंदी हैं अजीत पवार जी, उनके ग्रह योग क्या कहते हैं। अजीत पवार जी का कन्या लग्न है, लग्न में राहु हैं, गुरु द्वितीय भाव में है, शनि चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा छठे स्थान पर हैं, केतु सप्तम भाव में है, सूर्य बुध एकादश भाव में है, और मंगल शुक्र ये द्वादश स्थान पर हैं। तो इसमें भी कुछ ग्रह योग ऐसे हैं जो व्यक्ति को राजनीतिक तो दर्शाते हैं, लेकिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आपको उसको सम्मान देना होता है जिसके दम पर आप आगे बढ़े हैं। और जब सम्मान नहीं मिले तब स्थिति नेगेटिव होती है। और अभी इनको बुध की महादशा चल रही है। बुध की महादशा में 8 नवंबर 2022 से 8 नवंबर 2023 तक मंगल की महादशा है। तो ये पराक्रम की दृष्टि से एक इनका अच्छा समय है कि जो कुछ ये करना चाहते हैं उसमें मैक्सिमम लेने में ये सफल हो जाएंगे। नवंबर 23 से फिर मई 26 तक का समय बुध में राहु का है, और यह समय बहुत अच्छा नहीं होता है। यदि अपने चाचा को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो उस प्रयासों में इनको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ये बात अलग है कि अभी बुध की महादशा है, बुध थोड़ा सा इनका ठीक स्थिति में है, तो परिस्थिति मेहनत से अपने पक्ष में करने में आप सफल हो रहे हैं। लेकिन पूर्ण सफलता की बात करें, एनसीपी पार्टी को बहुत आगे बढ़ाने की बात करें, या खुद की बड़ी राजनीति की बात करें, तो वहाँ ग्रह योग इस कुंडली में नहीं है। और ऐसी स्थिति में लोकसभा चुनाव तक स्थिति बहुत अच्छी नहीं देखी जाती। और मुझे लगता है कि विधानसभा चुनाव में बहुत अधिक करिश्मे की उम्मीद इनसे नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरह का घटनाक्रम है, ये घटनाक्रम थोड़ा सा नेगेटिव है, उसमें इनको थोड़ा सा शांत रहकर आगे बढ़ना होगा, तब जाकर कहीं सफलताओं की प्राप्ति होगी। अब अगली जो कुंडली है वो सुप्रिया जी की है। सुप्रिया जी सुले की जो कुंडली है उसमें सिंह लग्न है, गुरु केतु द्वितीय भाव में है, मंगल चतुर्थ भाव में है, चंद्रमा पंचम भाव में है, राहु अष्टम भाव में है, शुक्र शनि भाग्यस्थान पर हैं, बुध हैं दसम भाव में, और सूर्य हैं एकादश भाव में। ये जो इनकी कुंडली चल रही है इसमें अब इनकी महादशा गुरु की है। 2020 से लेकर 2036 तक गुरु की महादशा में है। गुरु इनकी जो कुंडली है उसमें द्वितीय स्थान पर केतु के साथ विराजमान है। तो ऐसे व्यक्ति में एक संगठन की क्षमता तो होती है, और चूँकि महिला भी हैं और महिलाओं की गुरु काफ़ी मदद करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि ये अभी शरद पवार जी से उनका पद लेने में सफल होती हुई दिख रही हैं, और एनसीपी इनके हाथ में बागडोर आ सकती है, जो योग इनके बता रहे हैं। और दूसरा, अगस्त 2022 से गुरु में शनि है 2025 तक। तो ये स्थिति भी इनकी ठीक बनती है कि अभी ग्रह इनके पक्ष में है, जो इनके लिए इसमें लाभ मिल जाएगा। यदि एनसीपी और तीनों कुंडली अभी आपने देखी, इन तीनों का एक मिला जुला रूप यदि हम देखें और मिली जुली यदि हम भविष्यवाणी को देखें कि इसमें क्या होने वाला है, तो स्थिति यहाँ वही निर्मित होने वाली है, इतिहास दोहराने वाला है, महाभारत दोहराने वाली है। यदि शरद पवार जी का कोई सम्मान नहीं करेगा तो ये दोनों ही नष्ट हो जाएंगे। सुप्रिया जी की कुंडली को देखते हैं तो इसमें कुशल नेतृत्व की बहुत अधिक क्षमता नहीं है। अजीत पवार जी को देखते हैं तो अजीत जी की कुंडली में कुशल नेतृत्व की क्षमता तो है, लेकिन ये एक योद्धा, एक सेनापति के रूप में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, परंतु राजा के रूप में काम करने की स्थिति इनमें नहीं बनती है। और सुप्रिया जी की जो कुंडली है उस कुंडली में एक राजा बन के काम करने का योग तो उसमें बनता है, लेकिन नीचे के लोगों को संभाल पाने की स्थिति यहाँ पर
दिखाई नहीं देती है। तो मुझे ओवरऑल इस कुंडली में दिखाई देता है कि अभी शरद पवार जी को थोड़ी सी मेहनत करके और उचित निर्णय लेते हुए इन दोनों को अपने अपने स्थानों पर पद देना चाहिए यदि एनसीपी को सुरक्षित रखना है। और कुछ भी स्थिति बनती है, एनसीपी के टूटने की योग अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएंगे। चाहे शरद पवार जी कितनी मेहनत करें, यदि शरद पवार जी इस पार्टी से अपना मुख मोड़ते हैं या इस्तीफा देते हैं, उनका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, तो स्थिति नेगेटिव रहेगी। और शरद पवार जी इस पार्टी में रहते हैं तो 2024 तक तो ये पार्टी सर्वाइव करेगी उनके ग्रह योग से। 2024 के बाद से फिर एनसीपी लगातार टूटना शुरू होगी, अर्थात जब विधानसभा चुनाव आएगा तब स्थिति मुझे लगता है महाराष्ट्र में एनसीपी की बहुत अच्छी इसमें नहीं होगी। तो इनके जो मिले जुले ग्रह योग बतला रहे हैं, ये ग्रह योग बहुत अच्छा संकेत नहीं दे रहे हैं। पहले भी मैंने महाराष्ट्र के बारे में भविष्यवाणी की, जैसे उद्धव सरकार गिरेगी उसके बारे में मैंने बताया था, और शिवसेना का क्या होगा आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, उसमें क्लिपिंग्स इसकी लगी हुई हैं। तो महाराष्ट्र में कैसी क्या स्थिति बनी उसकी मैंने आपसे चर्चा की। अब मैंने ये चर्चा आपसे एनसीपी पार्टी के संबंध में आपसे की है, और ये स्थिति जो उनकी निर्मित हो रही है ये आगे ऐसी ही होगी, और मुझे नहीं लगता कि अब आगे सर्वाइव करने के बहुत अधिक इसमें चांसेस बनते हैं। और इसके विपरीत यदि कोई तीसरा व्यक्ति एनसीपी से ये खड़ा करते हैं, शरद पवार जी इन योग्यताओं के अनुसार यदि एनसीपी को जिंदा रखना है, अपने नाम को जिंदा रखना है, तो कद्दावर व्यक्ति का इसमें चयन करना चाहिए। भाई भतीजे पुत्री की बात में नहीं आते हुए एक नए कद्दावर को खड़ा करें और वापस एनसीपी को तैयार रखें, नाम अपना चलाए रखें। तो फिर तीसरे व्यक्ति को इसमें ढूंढना होगा, उसके माध्यम से एनसीपी का भविष्य अच्छा हो सकता है। लेकिन इन दोनों के हाथ में एनसीपी की बागडोर बहुत लंबे समय तक की नहीं रहेगी। मित्रों, यह था एनसीपी का भविष्य क्या होगा ज्योतिषी दृष्टि से। शरद पवार जी, अजीत पवार जी, सुप्रिया जी, इन तीनों के ग्रह योग एनसीपी के लिए क्या कहते हैं उसकी चर्चा। यह प्रोग्राम आपको कैसा लगता है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स अवश्य करें, और यदि प्रोग्राम अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। आगे फिर किसी नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।